हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस करें तो वो है डिफाइन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होती क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले वीडियो मैंने एक बार बनाई थी, लेकिन उसमें किसी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तब मैंने लिख के बताई थी। लेकिन अब मैं इसे डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप इनके आंसर्स को डायरेक्टली देख के याद कर लीजिएगा और कहीं पे लिख के उनको देख लीजिएगा। ठीक है। नेम एनी टू वायरल डिजीज इन द ह्यूमन। कौन कौन सी है? तो कोविड-19, मीजल्स है, कॉमन कोल्ड है, एनएचआईवी एड्स वगैरह, ये सब कॉमन सी डिजीज हैं जो कि वायरस के थ्रू फैलती है। व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यानी जो भी आपकी सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये दो चीजों के बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर की अगर बात करें तो ये स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि ये आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको छोटे छोटे पोर देखने को मिलेंगे, एंड दीज पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। और ये करते क्या है? तो ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। इट मींस अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है तो यहाँ से जो मटेरियल बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा। अंदर से बाहर जाता है आरएनए, याद रखेंगे आप, और बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन इधर मूव करते हैं। तो इस तरीके के जो मूवमेंट है, आउटसाइड एंड इनसाइड जो मूवमेंट होती है, इसे रेगुलेट करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियर पोर का होता है। ओके, न्यूक्लियर पोर का ये काम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स। एनी टू पॉइंट कोई भी लिखने हैं आपको, आप दो से ज्यादा भी याद कर सकते हो, 5 to 6 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो। अगर हम नॉर्मली मैंने इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस जो होगा वो इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ई लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, OME। ओके, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होंगे, यानी एक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स मेंशन एंड वन प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी। अब एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक में। एंड दे आर बायोलॉजिकली कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बेसिकली होते क्या है? ये बेसिकली जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनको स्पीड अप करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज की बतानी है तो दे आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज करेंगे और वो भी पर्टिकुलर चीज की करेंगे। यानी कोई एक एक्स एंजाइम है और वो एक वाई कंपोनेंट को जेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये एक्स ही इस काम को कर सकता है, बाकी और कोई एंजाइम इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक है कि वो वाई को ही चेंज करेगा, किसी और पर इंपैक्ट नहीं डालेगा, इसलिए इसे बोलते हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक। एंड दिस इज अ वन प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है राइट टू फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो फंक्शन। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंड ईआर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास RER और एक होता है आपके पास SER। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक हम इन्हें बोलते हैं। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम जहां भी होगा तो वहां पर ऑलवेज प्रोटीन बनेगी। ठीक है, ऑलवेज वहां पे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। इसलिए SCR के अंदर प्रोटीन ना बन के यहाँ पर फॉर्मेशन होती है लिपिड की। किसकी होती है? लिपिड की। और ये लिपिड आपको जरूरी होती है, फॉस्फोलिपिड और लिपिड की डिमांड होती है मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए। इसलिए इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड, एंड इट हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन। तो कई सारे ड्रग हम बॉडी में ऐसे कंज्यूम कर लेते हैं जो हमारी बॉडी को डिमांड नहीं होती, तो हमारी बॉडी के लीवर सेल के अंदर जाके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उन ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर देता है और पॉइजन को रिमूव कर देता है। राइट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus। क्या फंक्शन है? तो हेल्प करेगा मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। क्लास 9 के अंदर भी ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ, व्हाट आर द functions of the Golgi apparatus? It help in the modification, packaging, transport of protein, etc. Okay. What is homeostasis? अगर हम बात करें ability of an organism to maintain a stable internal environment, यानी हमारी अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो जो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। यानी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी होती है कि वो एक इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकता है डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। यानी चाहे कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस हो उसके बावजूद भी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज होमियोस्टेटिस। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ले लो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो उसे खुद मेंटेन कर सकता है। और उसके लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है। जैसे गर्मियों में अब स्वेटिंग होना चालू हो जाएगी जिससे टेम्परेचर को मेंटेन करा जाएगा, और सर्दियों में सिवरिंग होती है, कांपना होता है, जिसकी वजह से वो एक टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद करती है। और
अगला क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के दो कंपो यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट बताने हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट उसमें वाटर होता है जो 90 to 92% होता है। सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो आपको याद रखनी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होता है। थर्ड जो है वो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। और फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेल। आरबीसी की बात करें तो O2 ट्रांसपोर्ट करेगा, डब्ल्यूसी की बात करें तो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इन्फेक्शन और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड इम्यूनिटी। जबकि प्लेटलेट्स की बात करें तो वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करें तो इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे माइटोसिस और मियोसिस के नाम से जाना जाता है, एंड रिजल्ट इन द टू सेपरेट डॉटर सेल्स, रिजल्टिंग इन द टू सेपरेट डॉटर सेल्स। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और उसके साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने की वजह से एक सेल जो होती है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है और दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।